नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम ढलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मतदाता सूची के फेर में फंसे हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव कुछ दिन के लिए और आगे खिसक सकते हैं। पंचायत चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग की आज एक बार फिर महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसमें राज्य में पंचायत चुनावों की अधिसूचना और चुनाव की संभावित तिथियों को लेकर मंथन किया गया। इसके तहत राज्य चुनाव आयोग ने अब ये मान लिया है कि हिमाचल प्रदेश में 27 अप्रैल को जारी होने वाली फाइनल वोटर लिस्ट के बाद ही चुनावों की घोषणा संभव हो पाएगी। इस नई अपडेट के साथ अब ये तय हो गया कि प्रदेश में इस सप्ताह पंचायत चुनावों की घोषणा नहीं हो पाएगी। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने पिछले कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसी सप्ताह हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव अनाउंस कर दिए जाएंगे, लेकिन आज की बैठक में यह फाइनल हो गया है कि पंचायतों में आदर्श चुनाव आचार संहिता अगले सप्ताह ही लग पाएगी। इसके तहत सोमवार शाम या मंगलवार सुबह ही हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनावों की घोषणा संभव हो सकती है। आज के मंथन में एक और बड़ा खुलासा हुआ और इसमें कहा गया कि मई के आखिरी सप्ताह में आ रहे दोनों दिन के अवकाश के दिन भी वोटिंग नहीं हो पाएगी। यानी कि जो लगभग 3 फेज पंचायत चुनावों के होने हैं वो मई के अंतिम सप्ताह में जो 2 छुट्टियां आ रही हैं 24 और 27 मई को, उस दिन वोटिंग हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पाएगी क्योंकि 24 मई को रविवार की छुट्टी है और उस दिन यूपीएससी का एग्जाम है और चुनावी नियमों के तहत जब भी कोई बड़ी परीक्षा होती है तो उस दिन चुनाव आयोजित नहीं किया जा सकता। इस दिन मई के अंतिम सप्ताह यानी 24 मई को जो रविवार आ रहा उस दिन बिल्कुल छुट्टी होगी, लोग घरों में रहेंगे, वोटिंग के लिए उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। इसके ठीक 3 दिन बाद 27 मई को बकरीद का सरकारी अवकाश है, लिहाजा उस दिन चूंकि धार्मिक पर्व होगा, बकरीद एक धार्मिक पर्व है, इस कारण ये भी चुनावी नियम है जिस दिन कोई पर्व होता है, दिवाली, होली या कोई भी इस प्रकार का या बकरीद हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई धार्मिक पर्व हो, उस दिन वोटिंग नहीं करवाई जा सकती। इस वजह से इन दोनों अवकाश के दिन 24 और 27 को प्रदेश में इलेक्शन के फेजेस नहीं होंगे, मतदान दोनों तिथियों में नहीं हो पाएगा। आज हुए इस मंथन के तहत अब पंचायत चुनावों की तिथियों और पंचायत चुनाव के 3 चरणों की तिथियों को लेकर नई चर्चा हुई और इसमें कहा गया है अब इस नए बदलाव के साथ हिमाचल प्रदेश में पहली बात पंचायत चुनावों की घोषणा इस हफ्ते नहीं बल्कि अगले हफ्ते होगी और राज्य में जो संभावित पंचायत चुनावों की तिथियां वो 23, 25 और 28 मई को हो सकती हैं। ये 3 फेजेस में पंचायत चुनाव यहाँ पर संभव दिख रहा है जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग की बैठक हुई है। लेकिन पंचायत चुनावों की घोषणा 27 या 28 अप्रैल को होगी, ये लगभग तय हो चुका है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि 24 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश की उन पंचायतों की रिवाइज वोटर लिस्ट जारी होनी है जिनके मामले हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट पहुंचे थे। आपको याद होगा कुछ पंचायतों ने जब नई पंचायतें बनी तो वहां के कुछ बासिंदे हाई कोर्ट पहुंच गए, उन्होंने कहा कि हमें नई पंचायतें नहीं चाहिए। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि वहां पुरानी व्यवस्था से जो पुरानी पंचायतों का ढांचा था उसी के तहत आप वहां पर इलेक्शन करवाइए। इस कारण उन पंचायतों की रिवाइज लिस्ट आएगी जो कि 24 तारीख को आनी है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी सूची आनी है वो आनी है प्रदेश में 200 नई पंचायतें बनी हैं और इन नई पंचायतों के बनने के बाद इतनी ही और दूसरी पंचायतें इफेक्ट हुई हैं। अब करीब माना जा रहा है 480 के आसपास हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों की रिवाइज फाइनल वोटर लिस्ट 27 अप्रैल को आनी है और अब चुनाव आयोग ने यह तय कर लिया है कि 27 अप्रैल को सबसे पहले इस फाइनल वोटर सूची को जारी किया जाएगा और इसके जारी होने के बाद हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा की जाएगी। ये घोषणा 27 अप्रैल यानी सोमवार को अगले सप्ताह उसी दिन शाम को भी हो सकती है या फिर इलेक्शन कमीशन अगले दिन मंगलवार को दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर 28 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा कर सकता है। ये आज की राज्य चुनाव आयोग की बैठक में तय हुआ है। इसके तहत अब ये माना जा सकता है कि पंचायत के इलाकों में ये स्पष्ट हो गया है कि इस हफ्ते चुनावों की घोषणा नहीं होगी और ना ही पंचायत वाले इलाकों में आदर्श चुनाव आचार संहिता इस हफ्ते लागू होगी। 27-28 तक का इंतजार करना पड़ेगा जिसके चलते अब प्रस्तावित तिथियां भी आगे सर गई हैं।
जो कि हमने आपको बताया कि रविवार और 27 अप्रैल 24 और माफ़ कीजिएगा 24 मई और 27 मई दोनों दिन छुट्टी है हिमाचल प्रदेश में अगले महीने, लेकिन दोनों दिन वोटिंग नहीं हो पाएगी। अब नई तिथियां हमने आपको बता दी है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मां वैष्णो देवी के दरबार में ही रहेंगे। वहां पर रात्रि ठहराव उनका होगा और सुबह 5 बजे की आरती में हिस्सा लेने के बाद वे विधिवत रूप से पूजा अर्चना करेंगे और कल शाम को शिमला लौटेंगे। पहले आज उनका वापस लौटने का कार्यक्रम था। पूर्व का जो कार्यक्रम था, उन्होंने वैष्णो देवी माथा टेकना था, फिर वापस आना था, लेकिन अब उनका नया प्रोग्राम जारी हुआ है जिसमें यह कहा गया कि सीएम आज पूरी रात वैष्णो देवी मां के दरबार में रहेंगे और कल पूजा अर्चना के बाद वापस लौटेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बीएड व डीएलएड ट्रेनिंग कर रहे छात्रों के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब शिक्षक बनने का प्रशिक्षण ले रहे छात्र अपने गृह जिला के किसी भी सरकारी स्कूल में ट्रेनिंग कर सकते हैं। निदेशालय के इस फैसले से किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही घर से कोसों दूर बीएड व डीएलएड की ट्रेनिंग कर रहे छात्रों को अपने गृह जिला में आने का मौका भी मिलेगा। इसी बीच एक सरकार ने और फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश की जो वैल्यूएशन ड्यूटी, जो कि स्कूलों में जो पेपर हुए हैं उसकी जो पेपर चेकिंग ड्यूटी और एग्जामिनेशन ड्यूटी में जो टीचर सेवाएं हिमाचल प्रदेश में दे रहे थे, उन सभी टीचर्स को 1 से लेकर 15 अप्रैल तक जिन्होंने ड्यूटी दी है, अब वह 2 छुट्टियां कर सकते हैं। उन्हें कंपलसेटरी ये लीव के लिए व्यवस्था कर दी गई है। एक्स्ट्रा लीव उनको 2 दिन की दी जाएगी जिन्होंने स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में ड्यूटी दी है। ये आज बाकायदा फैसला कर लिया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों को शिक्षा विभाग में विलय कर दिया गया है। सरकार ने 1133 एसएमसी शिक्षकों को की नियुक्ति को लेकर यह राहत दी है। इसमें 671 C&B, 52 JBT और 410 TGT शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा निदेशालय ने अभी विभाग में मर्ज हुए एसएमसी शिक्षकों के स्टेशन में कोई फिलहाल बदलाव नहीं किया। हालांकि छात्र संख्या के आधार पर जल्द दूसरे स्कूलों में इन्हें भेजने की प्लानिंग चल रही है, जिसका बाकायदा खाका तैयार किया जा रहा है। पीटी भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 3 और 4 जून को आयोजित की जाएगी। 355 पदों पर बैच वाइज भर्ती होनी है। सभी उम्मीदवार अपने गृह जिला में ही काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे। बाहर के जिलों में मौका नहीं दिया जाएगा। ऑर्डर और परफॉर्मेंस भरना अनिवार्य होगा। एक बार फिर भरी गई प्राथमिकता में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एक बार आपने प्राथमिकता दे दी तो उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। डीपीएड, बीपीएड या फिजिकल एजुकेशन के साथ ग्रेजुएशन जरूरी है। नियम 2011 के अनुसार होगा चयन। खेल उपलब्धियों वाले उम्मीदवारों को मिलेगा 5% कोटे का लाभ। राज्य सरकार ने हिमाचल भवन, दिल्ली और चंडीगढ़ भवन सदन तथा इसके अलावा बिल्ली स्पार्क शिमला के कुछ कमरों के दरें बढ़ा दी हैं और इसमें यह कहा गया है, नया बदलाव किया। इसके पीछे जीएडी की कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग है और इसमें यह कहा गया कि चुनिंदा कमरे जिसमें हिमाचल भवन दिल्ली, हिमाचल सदन दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ और बिल्ली स्पार्क शिमला, इसमें कुछ कमरों को आइडेंटिफाई किया गया। हालांकि ये कमरे वीआईपी कमरे नहीं हैं। आमतौर पर माना जाता है ये वो कमरे थे जो कि आम लोगों को दिए जाते थे, क्योंकि जिस प्रकार का प्रोटोकॉल है मिनिस्टर्स, विधायकों के लिए और ब्यूरोक्रेसी के लिए हिमाचल भवन चंडीगढ़ में 3rd फ्लोर के कमरे रखे जाते हैं। दिल्ली हिमाचल भवन में ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री विधायकों के लिए आमतौर पर 5th और 6th फ्लोर के कमरे रखे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरीज के लिए रूम दिए जाते थे, उन चुनिंदा रूमों की दर 1200 रुपए से बढ़ाकर यहां पर 4000 रुपए कर दी गई है। यानी कि जो आम लोग वहां पर कमरा लेते थे उन्हें 4000 रुपए का कमरा मिलेगा। हालांकि जीएडी ने बड़ी चतुराई से इसका तर्क ये दिया है कि आम लोगों को हिमाचल भवन सदन में कमरा नहीं मिलता, इसलिए उन्हें 4000 रुपए का कमरा ओपन कर दिया गया है। उन्हें जीएडी के रहमो करम पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जीएडी की दलील है कि अब हिमाचल प्रदेश का कोई भी आम व्यक्ति हिमाचल भवन दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़, हिमाचल सदन दिल्ली या बिल्ली स्पार्क में कमरे के लिए आवेदन कर सकता है और उनकी बुकिंग दोपहर 1 बजे से पहले कंफर्म हो जाएगी। ऑनलाइन उन्हें ये कमरे दे दिए जाएंगे। जीएडी उनकी बुकिंग नहीं करे
मिलेगा। एक तरह से माना जाए तो कमर्शियल ऑन कर दिया गया इन कमरों को, और यह भी कहा गया कि अगर ये कमरे शाम तक किसी ने ऑनलाइन बुक नहीं किए तो इन्हें फिर पहले की तरह 1200 रुपए पर दिया जाएगा। लेकिन जिन कमरों को आइडेंटिफाई करके नोटिफाई किया गया है वो वीआईपी कमरे नहीं हैं, वो सामान्य कमरे हैं जो आमतौर पर देखा गया है कि वहां पर आम लोगों को मिलते थे, उनकी दरें बढ़ाई गई हैं। दूसरा, जीएडी ने तर्क ये दी है कि इसके पीछे बड़ी वजह है कि आम व्यक्ति को जब हिमाचल भवन दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ या विलीज पार्क में कमरा लेना होता था तो जीएडी की कंफर्मेशन का शाम को 5 से 6 बजे का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन जिन कमरों को यहां पर नोटिफाई किया गया है उनकी ऑनलाइन बुकिंग खुद हो जाएगी, जीएडी के पास वो आवेदन नहीं जाएगा। 4000 रुपया चुकता कर कोई भी व्यक्ति उन कमरों को बुक कर सकता है। लेकिन ऐसे में कई लोगों का यह भी रिएक्शन आया कि अगर 4000 रुपए का दिल्ली या चंडीगढ़ में अगर आम जनता को वहां पर कमरा लेना है तो क्यों ना प्राइवेट होटल में 3 से 3500 रुपए का कमरा ले लिया जाए, जिसमें ब्रेकफास्ट भी साथ में इंक्लूड होता है, ब्रेकफास्ट मुफ्त में मिलता है। अब देखना है कि जीएडी ने जो ताना बाना बुना है ये कितना कामयाब होता है, कितना सार्थक होता है। उधर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से हरोली के रोड़ा में निर्मित ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक एवं ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन किया। ये प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है। राज्य सरकार ने 2 एचएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंप दी है। 2008 बैच के एचपीएस अधिकारी रोहित राठौर जो कि कमिश्नर नगर निगम मंडी का जिम्मा संभाले हुए थे, उन्हें निदेशक तकनीकी एजुकेशन सुंदरनगर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वहीं 2013 बैच के एचएएस अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह को कमिश्नर नगर निगम ऊना का जिम्मा सौंपा गया है। 2018 बैच के आईएएस अधिकारी महेंद्र पाल गुज्जर को अतिरिक्त कार्यभार से रिलीव करेंगे। हिमाचल सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत ई टैक्सी के लिए नई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार पात्र युवाओं को ई टैक्सी खरीदने के लिए एक्स शोरूम कीमत की 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। लाभार्थियों को न्यूनतम 5 वर्षों तक का अनुबंधित रोजगार की गारंटी भी मिलेगी, जिसे आपसी सहमति से 2 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। वेस मॉडल करीब 10 लाख के लिए अब लाभार्थी को हर महीने 55,000 रुपए प्लस जीएसटी का भुगतान सुनिश्चित किया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के अधीन प्रदेश में स्थापित होने वाली 4 विद्युत परियोजनाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट को यह जानकारी देते हुए कहा गया कि लूरी स्टेज बंद, धौला सिद्ध सुन्नी बांध और डुग्गर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अपने अधीन लाने के लिए इन सभी कंपनियों से महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई है ताकि कंपनियों के लागत मूल्य को लौटाया जा सके। जिला मंडी के धर्मपुर में आज पूर्व मंत्री के बेटे और लोक निर्माण विभाग के एक्सिन के बीच बहस हो गई। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कैंची मोड़ के पास धंसी सड़क की समस्या को लेकर कुछ लोग लोक निर्माण मंत्री मंडल धर्मपुर कार्यालय के बाहर धरने प्रदर्शन के लिए पहुंचे। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे एवं प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य रजय ठाकुर ने किया। रजय ठाकुर ने प्रदर्शन के बाद एक्सिन के कार्यालय में पहुंचकर पूछा, क्या हिमाचल प्रदेश के अफसर क्या एसी कमरों में बैठे रहते हैं या पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फील्ड में जाकर सड़कों की सुध लेने की भी कभी सूझती है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकाघाट धर्मपुर मार्ग पर कैंची मोड़ के पास सड़क धंसने के कारण क्षेत्र की जनता भारी परेशानी का सामना उठा रही है, लेकिन विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। रजत ठाकुर ने आरोप लगाया कि धर्मपुर क्षेत्र में सड़कों की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अफसरों में कान में जूं तक नहीं रेखती। और इसी पूरे मामले को लेकर अधिकारी नेताजी से बहस गए और दोनों के बीच खूब कहासुनी हुई, खूब बहस हुई, खूब तनातनी हुई, जिसे लेकर आज पूरा दिन सोशल मीडिया पर गर्मागर्मी का माहौल बना रहा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में देश में बनी 141 दवाओं के सैंपल फेल हो गए। इनमें 40 दवाएं हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़, काला अम्बौर, ऊना तथा सोलन में बनी हैं। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए उनमें ज्यादातर
दवाएं सिर दर्द, पेट दर्द, बीपी, शुगर, अल्सर, विभिन्न संक्रामक बीमारियों के इस्तेमाल में होती है। साथ ही कैंसर और हार्ट अटैक जैसे खतरनाक बीमारियों की दवाओं के सैंपल भी फेल हो गए। यही वजह है कि अब हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार दवाओं का असर कम हुआ है और खासकर कैंसर के मरीज जिस तरह से बढ़ रहे हैं, माना जा रहा है कि इस प्रकार की मिट्टी के रूप में दी जा रही गलत दवाएं इसका मुख्य कारण है। शिमला जिला के सरकारी स्कूल चियोग में एक 2.5 साल के मासूम बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया। बच्चे के पिता गोपाल शर्मा ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्यमंत्री पोर्टल पर इस बारे में एक लिखित शिकायत भेजी है, जिस पर जांच की गुहार लगाई गई है। डिप्टी डायरेक्टर निशा भलूनी ने बताया कि ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर को इसमें जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि बीईओ की रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। गोपाल शर्मा की माने तो उनके 2.5 साल के छोटे बच्चे ने स्कूल में पॉटी कर दी। इस पर जेबीटी टीचर विनोद बरागटा ने बच्चे के गले पर जोर से चांटे मार दिए। उन्होंने बताया कि इस मारपीट के बाद बच्चा सहमा सहमा है और बार बार रो रो कर उन थप्पड़ों को याद कर रहा है। थप्पड़ के बाद बच्चे के गाल पर काफी देर तक निशान भी बने रहे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखा भी जा सकता है। जब पिता के बच्चे से पूछते हैं तो नन्हा बच्चा खुद भी कह रहा है कि मैम ने पिटाई कर दी और बच्चा रो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर टीचर का पक्ष जाने तो टीचर का कहना है ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं और मासूम बच्चों को अनुशासन में रहने के लिए बोला जाता है, लेकिन पेरेंट्स इसका गलत मतलब निकालकर ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। उधर हमीरपुर में एक सड़क दुर्घटना में एक पिता की मौत हो गई, जबकि बेटा बुरी तरह से घायल हो गया। दरअसल प्रेमचंद अपने बेटे के साथ सुबह के समय घर से हमीरपुर के लिए निकले थे। उन्हें पिछले दिन से पेट दर्द की शिकायत थी और इलाज के लिए अस्पताल जा रहे थे। गाड़ी में दोनों पिता पुत्र ही सवार थे। जैसे ही वाहन गसोती खडपुल के पास पहुंचा, अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और कार सीधे पत्थर से जा टकराई, जिसमें पिता की दुखद मृत्यु हो गई और बेटा बुरी तरह से घायल हो गया। जिला सिरमौर के सिविल अस्पताल राजगढ़ में आज सुबह एक अस्पताल के टॉयलेट में नवजात शिशु का मृत अवस्था में शव बरामद हुआ। सुबह एक सफाई कर्मचारी रोज की तरह टॉयलेट की सफाई करने पहुंचा। सफाई के दौरान उसकी नजर टॉयलेट सीट पर फंसी एक संदिग्ध वस्तु पर जा टिकी। जब उसने ध्यान से देखा तो वह एक नवजात शिशु का शव था। उसने तुरंत स्टाफ, नर्स व डॉक्टर्स को इसकी सूचना दी। वीएमओ राजगढ़ डॉक्टर उपासना शर्मा ने बताया कि सुबह अस्पताल के टॉयलेट में नवजात शिशु मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी रिपोर्ट कर दी गई है। बिलासपुर जिला के स्वास्थ्य विभाग में एक ऐसा मामले सामने आया जो कि एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि बिलासपुर जिला के सदर तहसील के पंचायत कचौली के गांव साई ब्राह्मणा में एक 64 वर्षीय महिला को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके कारण उसे पेंशन की सुविधा मिलने बंद हो गई। पीड़िता की माने पीड़िता शीला देवी के पति बलदेव राज ने बताया कि उनकी पत्नी शीला देवी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। दिमाग की नस ब्लॉक होने के कारण वह ना तो बोल पाती हैं और ना ही उठ बैठ सकती हैं। उसका इलाज पहले आईजीएमसी शिमला, पीजीआई चंडीगढ़ और अब एम्स में चल रहा है। इस समय वह घर पर मौजूद हैं। बलदेव राज के अनुसार शीला देवी को सहारा पेंशन मिल रही थी, जो कि अचानक बंद हो गई। पिछले दिसंबर माह में जब शीला देवी की KYC प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी तो उन्हें लोक मित्र केंद्र जाने की सलाह दी गई। लोक मित्र केंद्र पर भी सफलता नहीं मिलने के बाद जब सीएमओ कार्यालय पहुंचे तो वहां रिकॉर्ड में पता चला कि शीला देवी 6 महीने पहले मृत घोषित की जा चुकी है। लेकिन उधर अगर चिकित्सीय वर्जन जाना जाए, इसमें डिपार्टमेंट का वर्जन जाना जाए, तो इसमें कहना है कि जब आप KYC करोगे नहीं तो आपकी पेंशन भी बंद होगी, आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी आपको लाभ के लिए आपको अलाइव करने पड़ते हैं। अगर आप ये सर्टिफिकेशन नहीं करोगे तो फिर रिकॉर्ड में ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। 8 दिन की जांच में 3 अलग अलग बयान सामने आने के बावजूद सिया हत्याकांड में पुलिस एक ही आरोपी विकास पटियाल की भूमिका मानकर आगे बढ़ रही है। मां से पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद गुस्से में हत्या की थ्योरी फिलहाल जांच का आधार बनी हुई है, जबकि मृतिका और आरोपी के परिजन साजिश की आशंका जता चुके हैं। इन दोनों पक्षों से कहा जा रहा है कि इसमें इस हत्या को लेकर कोई बड़ी साजिश हो सकती है, कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है, या हो सकता है कि वहां पटियाल को इस्तेमाल किया गया हो, पटियाल को साथ मिलाया गया हो। लेकिन अभी तक पुलिस की जांच पटियाल के आसपास घूम रही है।
पुलिस ने अब तक की जांच में किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका से इनकार किया है और ना ही आरोपी को जिम्मेदार मानते हुए केस को उसी दिशा में आगे बढ़ाया है। हालांकि पूछताछ के दौरान आरोपी के बदलते बयान इस मामले को जटिल बनाते जा रहे हैं। शुरुआती दौर में आरोपी ने सनक में हत्या की बात कही थी। इसके बाद किसी लड़की की शिकायत का शक सामने आया था, जबकि बाद में मां से पैसे न मिलने पर हुए विवाद के बाद गुस्से में वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई थी। पुलिस फिलहाल इसी आखिरी थ्योरी के आधार मानते हुए सबूत जुटाने में लगी है। जांच के मुताबिक घटना वाले दिन आरोपी की अपनी मां से पैसों को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद वह घर से निकला और अलग अलग स्थानों पर होते हुए नैन गांव की ओर जा पहुंचा। रास्ते में बेंजी गांव के पास उसने सिया को अकेला देखा और उस पर दरार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से भागते हुए मंदिर और नाले के रास्ते नगला नाला तक पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार विभिन्न स्थानों से जुटाए सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की मूवमेंट अकेले ही पाई गई है, जिसमें जांच में फिलहाल किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने नहीं प्रतीत हो रही। हालांकि जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि आरोपी रास्ते में एक अन्य व्यक्ति से भी मिला था, लेकिन उसने उस पर हमला नहीं किया। पुलिस इस परिस्थिति निर्णय मानते हुए छात्रा के सॉफ्ट टारगेट मानकर हमला किए जाने की बात कह रही है। उधर मृतिका और आरोपी दोनों के परिजन शुरू से इस घटना में साजिश की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में जांच की दिशा को लेकर सवाल लगातार उठते जा रहे हैं, जिसका जवाब आगे फोरेंसिक रिपोर्ट और विस्तृत जांच से स्पष्ट हो पाएगा। आरोपी विकास पटियाल के कपड़े हत्या में इस्तेमाल दराट, घटनास्थल पर पड़े खून के सैंपल सिया के खून से मैच हुए हैं। टीम ने मौके पर बाढ़ से भी खून के सैंपल लिया। डीएनए रिपोर्ट में भी ये खुलासा हो चुका है। इस मामले में ये रिपोर्ट अहम कड़ी मानी जा रही है। पूरे मामले में ये भी सामने आया कि आरोपी मां का फोन रील देखने के लिए इस्तेमाल करता था। फोटोग्राफी विश्लेषण की रिपोर्ट आना फिलहाल बाकी है। इसमें सीसीटीवी फुटेज में आरोपी के ही होने का पूरा पुख्ता किया गया है। मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और ये रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कड़ी सुलझती हुई नजर आने की उम्मीद है। इधर शिमला के संजौली क्षेत्र से सटे भट्टा खुपुर गांव में आज एक सनसनी घटना सामने आई। यहां 10वीं कक्षा की छात्रा पर एक युवक ने पत्थरों से हमला कर उसे गंभीर रूप से चोटिल कर दिया। घायल छात्रा को तत्काल उपचार के लिए आईजीएमसी अस्पताल शिमला में भर्ती करवाया गया, जहां पर वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आरोपित को जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने की मांग की जा रही है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहे हिमाचल दस्तक।